अरे यार अब जो हम लिंक्स कॉपी किया ना, लिंक भेजते हैं। ठीक है, इसको रखो ना उधर रखो, हेडफोन लगा के देखो, दुकान तो रख दो। खाली कुछ गड़बड़ होगा तो बताना वहाँ से, ठीक है, इशारा कर। ओके, हम मेरा आवाज़ जा रहा है, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम सबको एडमिट करते हैं। सब अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए, ठीक है, जिनका वीडियो ऑन है ये अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए। अक्षत देव क्वेश्चन है, जी एक मिनट। पहली बार हमको लैपटॉप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कोई नोट करके बताइए, मेरा वॉइस सही से आ रहा है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, एक बार आप बताइएगा सबका वॉइस सही से आ रहा है सबको? हाँ सर, ठीक है, मेरा आवाज सबको सही से आ रहा है ना? हाँ ठीक है सर आ रहा है। ठीक है, चलिए ओके। सबको देख लेते हैं कितना ज्वाइन किया है, लगभग हमको लगता है सब कर ही लिया है। 42। ठीक है, आई थिंक सबको मेरा वॉइस सबको सही से आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइंडिंग चैप्टर, ठीक है। प्रीवियस क्लास वाला कुछ बाकी था क्या? चैट में बताइएगा अगर बाकी होगा तो हम देख लेंगे। जिनका कैमरा ऑन है वो म्यूट कर लीजिए, अपना कैमरा ऑन ऑफ कर दीजिए। बाकी ठीक है, शुरू में लैप में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
ठीक है, हॉलेज नहीं हुआ है, वाइंडिंग स्टार्ट कर दिया ना, अच्छा कोई नहीं, चलो अब इसी को स्टार्ट कर दिए तो कर ही लेते हैं, इसका पीपीटी सेव करके रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइंडिंग का और हॉलेज का कनेक्शन नहीं है कुछ, दोनों अलग अलग चीज़ है। वाइंडिंग पे आ गया तो वाइंडिंग शुरू कर लेते हैं। देखो वाइंडिंग के बारे में हम लोग समझने से पहले कुछ एक बेसिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। वाइंडिंग बेसिकली क्या चीज होता है उसको हम लोग समझते हैं, है ना। देखो जब हम लोग बचपन में कुआं से पानी खींचते थे तो उसके लिए हमको किसका किसका जरूरत पड़ता था। जब भी हम लोग बचपन में कभी पानी खींचते थे तो हम लोग को जरूरत पड़ता था एक बाल्टी का, एक रस्सी का, और उसके बाद एक पूरा ऐसा जो ढांचा रहता था वैसा का जरूरत पड़ता था। आदमी अगर खींच रहा है तो ये जो आदमी है हाथ से खींचता था तो उसके लिए एक रस्सी का जरूरत पड़ता था, एक घिरनी का जरूरत पड़ता था, घिरनी जिसको हम लोग पुल्ली कह सकते हैं, और उसके बाद एक बाल्टी का जरूरत पड़ता था। कुल मिलाकर के ये सब चीज का जरूरत पड़ता था, ठीक है, जनरली ये सब चीज का जरूरत पड़ता था, ठीक है। ग्राफिक टैब हमको आइडिया नहीं है ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा समझना चाहिए कि जो बाल्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप कुल मिलाकर के जो बाल्टी देख रहे हैं, इस बाल्टी को आप केज समझ लीजिए, ठीक है। ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं इसको क्या समझ लीजिए, केज समझ लीजिए। इस बाल्टी को अगर गौर से देखिएगा तो उसमें एक तो हुक रहता है सर। कभी भी अगर रस्सा बांधा जाता था तो हुक का एकदम सेंटर पे बांधते थे। साइड में अगर हम बांधते थे, इस साइड में या इस साइड में, तो हमको प्रॉब्लम हो जाता था। किसका प्रॉब्लम होता था, अगर हम साइड में बांधते थे तो इस प्रॉब्लम ये होता था कि ये जो है ये झूल जाता था एक तरफ और पानी जो है वो उससे गिरने लगता था, ठीक है। तो बाल्टी को हम लोग बीचों बीच यहाँ पे इस जगह पे सेंटर बांधते थे। अगर ये हुक मेरा नहीं होता, अगर मान के चलते हैं कि ये जो हुक है, ठीक है, एक सेकंड, ये जो हुक आप देख रहे हैं बाल्टी का, ये हुक नहीं होता तो क्या होता, अगर ये हुक नहीं होता तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता, ठीक है। तो अगर ये हुक नहीं होता तो हम ब्रश बाल्टी को बांधते कहाँ पे, दिक्कत तो मेरा ये हो गया ना, ठीक है। तो ये जो हुक नहीं है तो बाल्टी को बांधते कैसे, ये हुक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बाल्टी को बांधने के लिए। ये जो बाल्टी है, ठीक है, इसमें आप रस्सा को अटैच करते हैं हुक के जरिए, और ये पुल्ली से झूला हुआ रहता है, और इस टाइप का एक पूरा पूरी ढांचा रहता है। आप जमीन में तो पुल्ली को गाड़ नहीं सकते ना सर, कुछ ना कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा, या तो दो साइड में लकड़ी रहेगा या दीवार रहेगा इसके ऊपर में, ऐसा आप या तो लकड़ी का बना सकते हैं या लोहा का बना सकते हैं या तो दीवार का बना सकते हैं, ठीक है। हेड गियर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, पूरा वाइंडिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप बचपन में कुआं से पानी खींचे हैं तो आपको वाइंडिंग समझने में समस्या नहीं होगा। वाइंडिंग बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही साधारण सा चैप्टर है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट समझना होगा, सेकंड हम थोड़ा समझाते हैं। अभी जो हम बाल्टी रस्सी इतना देर से कर रहे हैं, आप एक बार समझिए वाइंडिंग सिस्टम में आखिर होता क्या है। तो वाइंडिंग सिस्टम में एक तो बाल्टी रहता है, ठीक है, एक क्या रहता है मेरा, एक तो बाल्टी रहता है, यानी केज रहता है। इस बाल्टी को आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये केज है, ठीक है, ये क्या है, ये केज है। इसके बाद इसमें हुक लगा रहता है, इस हुक को आप क्या मान सकते हैं, इस हुक को आप मान सकते हैं सस्पेंशन गियर। ये क्या है, सस्पेंशन गियर है, ठीक है, इस हुक को आप सस्पेंशन गियर मान सकते हैं। देन इसमें आप रस्सा बांधते हैं, ठीक है, देन इसमें क्या बांधते हैं, एक रस्सा बांधते हैं, और इसके बाद एक यहाँ पे घुर्नी रहता है, घिरनी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सीव भी कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा पूरी जो ढांचा है, इस पूरा पूरी ढांचा को आप कहते हैं हेड गियर। पूरा पूरी ढांचा को आप क्या कहते हैं, इस पूरा पूरी ढांचा को कहते हैं आप हेड गियर, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह का होता है वाइंडिंग सिस्टम। वाइंडिंग सिस्टम में आपका जो मेन मेन पार्ट है
उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार आपको बता देते हैं कि इसका जो माइंडिंग सिस्टम में मेन पार्ट है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, ठीक है, अगर वाइंडिंग सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट का हम बात करेंगे तो वो तो हो गया केज। केज भाई साहब दो प्रकार का होता है, एक होता है मेन वाइंडिंग के लिए अगर उपयोग कर रहे हैं, एक होता है मटेरियल वाइंडिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं। एक तो आपका मेन वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा आपका मटेरियल वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो तरह का केज होता है। मेन वाइंडिंग वाला को हम लोग नॉर्मल वाइंडिंग कहते हैं, लेकिन मटेरियल वाइंडिंग वाला को एक और भी नाम है, उसको कहते हैं स्कीप वाइंडिंग। क्या कहते हैं? स्कीप वाइंडिंग। ठीक है, तो केज को हम दो भाग में बांट सकते हैं। आदमी ले जाना है तो उसके लिए केज का डायमेंशन कुछ अलग तरह का होगा, और मटेरियल ले जाना है यानी टब गाड़ी धोना है या एसडीएल धोना है, बालू ढोना है, कुछ और ढोना है, तो उस कंडीशन में इसका डायमेंशन कुछ अलग टाइप का रहेगा। अगर मटेरियल ढोना है तो उसको हम लोग स्कीप वाइंडिंग कहेंगे, और अगर आदमी ढोना है तो उसको हम लोग मेन वाइंडिंग कहेंगे। केज कभी कभी दो लेवल का होता है। एक तो हो गया सिंपल केज, मतलब एक तल्ला केज है, उसमें आदमी चढ़ेगा, बैठेगा और चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है मल्टीपल डेक। मल्टीपल डेक क्या होता है समझाते हैं। एक कोलियरी है, झांझरा कोलियरी, ईसीएल में एक कोलियरी है, झांझरा कोलियरी। ठीक है, झांझरा का बहुत सारे कोलियरी है। तो उस कोलियरी में क्या लगा हुआ है, उस कोलियरी में मल्टी डेक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मल्टी डेक लगा हुआ है। ठीक है, मल्टी डेक क्या होता है? जब कोलियरी में आदमी बहुत ज्यादा है। मेरा पहला सवाल है, बताइएगा आप लोग, अगर केज है तो केज में कितना आदमी चढ़ सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? बताइएगा, केज जो है उसमें कितना आदमी चढ़ सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? चलिए एक बार देख लेते हैं चैट सबका। ठीक, एक बार देख लेते हैं। मेरा घर है, चलिए चैट सबके सामने खुला होगा। मैनेजर डिसाइड करता है, जैसे कि सब कोई कह रहे हैं मैनेजर डिसाइड करता है। जी बिल्कुल, मैनेजर डिसाइड कर, डिपेंडिंग अपॉन वेट कह सकते हो एक तरह से। लेकिन कौन डिसाइड करता है? मैनेजर डिसाइड करता है। ठीक है, मैनेजर जब डिसाइड करता है तो फ्लोर एरिया देखता है कि 0.6 कितना देखता है बेसिकली। लैपटॉप में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आ रहा है, बट हमको लगता है अब दिक्कत नहीं होगा। 0.6 मीटर पर पर्सन, मीटर स्क्वायर पर पर्सन कितना होता है? 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन होता है। ठीक है, इसी के हिसाब से डिसाइड करता है ना, इसी के हिसाब से बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि वाइंडिंग इंजन में कितना आदमी चढ़ेगा। तो मैनेजर साहब इसी को देखता है कि माइंस में कितना आदमी है नहीं है, और उसी के हिसाब से वो अपना काम करता है। ठीक है, कितना आदमी चढ़ना है नहीं चढ़ना बनाता है, और उसका नोटिस बना के चिपका दिया जाता है। जहाँ जहाँ भी सस्पिशियस जगह है, यानी जहाँ से भी आदमी आना जाना करता है, उस जगह पे उसका हम लोग नोटिस चिपका देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मल्टीपल डेक का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी डेक क्या होता है? मल्टी डेक के बारे में हल्का सा आपको आइडिया दे देते हैं पहले। ठीक है, मल्टी डेक का मतलब क्या होता है? तो मल्टी डेक बेसिकली आपका, इसको ऐसे समझिए, डबल डेकर बस देखे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, डबल डेकर जैसे बस होता है ना, मल्टी डेक भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यानी ऊपर में जितना तल्ला है वो नीचे भी उसी तरह से बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसमें आदमी चढ़ता है मल्टी डेक में। मल्टी डेक में आदमी ऐसा क्यों चढ़ाया जाता है? अब तुम खुद सोचो, आप खुद सोचिए। अगर किसी माइंस में बहुत ज़्यादा आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर उस जगह में जैसे मान लीजिए 2000 आदमी काम कर रहा है, और केज में मैनेजर साहब अलाउ किया है कि मात्र 50 आदमी चढ़ सकता है। 2000 आदमी काम कर रहा है और 50 आदमी मात्र चढ़ सकता है, उतना का ही परमिशन है। ठीक है, तो आप सोचिए अगर 50-50 आदमी करके जाना शुरू करे तो कितना समय लग जाएगा। ठीक है, 50 आदमी अगर एक बार में जाएगा तो कितना समय लग जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टी डेक का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी डेक में नीचे एक फ्लोर हो गया
ऊपर भी फ्लोर हो गया, इसमें ऊपर में 50 गो चढ़ गया, नीचे 50 गो चढ़ गया, है ना। जनरली तो इसका टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, काफ़ी बड़ा बड़ा केज का इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा केज का ही इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी बड़ा बड़ा केज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी डेक, जब 2 तल्ला में चलता है तो, है ना। तो केज सिस्टम में जो सबसे मेन चीज़ है वो है हेड गियर। आपका दिमाग में कभी ना कभी ऐसा सवाल आया होगा कि यार इतना बड़ा बड़ा खंबा है बिजली का, मतलब आपका माइंस में इतना बड़ा बड़ा मशीनरी चल रहा है, ठीक है। तो मशीनरी इतना बड़ा बड़ा चल रहा है तो फिर भी कभी भी बिजली क्यों नहीं गिरता है? माइंस में जब इतना बड़ा बड़ा मशीनरी है, लोहा लक्कड़ है, तो बिजली तो गिर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बिजली नहीं गिरता है, इसके पीछे का कारण क्या है सर? ठीक है। तो उसके पीछे का कारण है हेड गियर। हेड गियर क्या होता है? इसको भी थोड़ा समझाते हैं, हेड गियर क्या होता है। हेड गियर एक पूरा पूरी ढांचा होता है टावर जैसा, ठीक है। हेड गियर क्या होता है? हेड गियर एक पूरा पूरी ढांचा होता है टावर जैसा, जिसमें पूरा बसा हुआ रहता है, ठीक है। हेड गियर एक बड़ा सा बिल्डिंग ढांचा जैसा रहता है, बड़ा सा टावर जैसा, है ना, जिसमें पूरा पुली सिस्टम आपका लटका हुआ रहता है। तो हेड गियर को आप ऊपरी ढांचा कह सकते हैं। हेड गियर को कैसे बनाया जाता है, इसको ऐसे समझिए। घर तरफ कभी आप टावर अगर बनाते देखे होंगे, कभी अगर घर तरफ आप टावर बनाते देखे होंगे, तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है। टावर कैसे बनता है? जब कभी भी घर तरफ आप टावर बनाते देखेंगे तो पहले देखेंगे जमीन को कोड़ा, गड्ढा किया जाएगा, जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा किया जाएगा, उसके बाद ही जाके उसको काम में लिया जाता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है उसका। तो पूरा पहले ढांचा बनाया जाएगा, बुनियाद खड़ा किया जाएगा, उसमें बड़ा-बड़ा आपका पिलर बनाया जाएगा, उसके बाद फिर उसपे ढलाई होगा और धीरे-धीरे उसपे फिर एक-एक करके जॉइंट बाय जॉइंट आपका पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से हेड गियर बनता है। हेड गियर जनरली 3 प्रकार का होता है। आप में से कोई अगर नाम बता सकते हैं तो नाम बता दीजिएगा। हेड गियर जनरली 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं चैट हम सबका क्या बोल रहे हैं। नो आइडिया, 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग, विकी सिंह बिल्कुल सही। एक लगा हुआ रहता है हेड गियर में, जिसके पीछे डेक होगा वो मल्टी डेक होगा, ठीक है चलो। इसको समझाते हैं। देखो 2 लेग तो नहीं होता है, 2 लेग में कैसे खड़ा रहेगा, ठीक है। एक होता है ए टाइप, एक क्या होता है? ए टाइप हेड गियर होता है, ठीक है। ए टाइप हेड गियर होगा, है ना। उसके बाद होता है 4 लेग, क्या होता है? 4 लेग हेड गियर होता है। और तीसरा होता है आपका 6 लेग हेड गियर, 6 लेग हेड गियर। और जो लेग है इसको माउंटेड भी कहते हैं, 4 माउंटेड, 6 माउंटेड और ए टाइप। ए टाइप, 4 लेग, 6 लेग, ये आखिर आखिर इस टाइप का क्यों बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम आइडिया दे देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो ए टाइप और इस टाइप का बनाने के पीछे का कारण ये है, अगर हेड गियर का हम फोटो आपको दिखाना चाहें, जो करके, जो थोड़ा सा करके, तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा। ये जो बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है, ये क्या है? ये हेड गियर है। इस टाइप का ढांचा आप देखे होंगे, ठीक है। ये जो हेड गियर आप देख रहे हैं, ये ए टाइप का हेड गियर है। किस टाइप का है? ए टाइप का, सॉरी 4 लेग हेड गियर है, 4 लेग हेड गियर है, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं, अगर इस पे फोटो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, आगे समझते हैं हम लोग। हेड गियर आपका ये चीज़ होता है, ठीक है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, ये जो है ये आपका हेड गियर का फोटो दिया हुआ है ना। एक सेकेंड, ठीक है। थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत आ रहा है, इसीलिए मोबाइल से ही कराते हैं, बट कोई नहीं, हो जाएगा। इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मेन बात है, देखिए ग्राफिक टैब का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, अगर लैपटॉप में क्लास करवा रहे हैं तो। और ग्राफिक टैब का इस्तेमाल, मेरे पास टैब हुआ करता था, उससे हम यूज़ करते थे तो बड़ा सिंपल था।
ग्राफिक टैब में हाथ बैठा नहीं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है। हालांकि दामी तो ज़्यादा ये है और फंक्शन ज़्यादा इसमें है, लेकिन नया आदमी है तो भैया थोड़ा दिक्कत हो रहा है ग्राफिक टैब का इस्तेमाल करने में। चलिए समझाते हैं। हेड गियर क्या होता है? जो सबसे ऊपर का ढांचा आप देख रहे हैं इस टाइप का होता है हेड गियर। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार का होता है हेड गियर। हेड गियर आपका 3 प्रकार का होता है। हेड गियर जनरली क्या होता है, 3 टाइप का होता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं हेड गियर का पूरा पूरी फोटो है। ऊपर में देखिए क्या लगा हुआ है, ये है आपका पुल्ली, इसको कहते हैं हेड गियर पुल्ली। चूंकि ये हेड गियर में लगा हुआ है इसके लिए इसको हम लोग हेड गियर पुल्ली कहते हैं। पुल्ली हमेशा 90 डिग्री में रहता है वर्टिकली। 90 डिग्री का मतलब पुल्ली रहेगा जो, वो पूरा पूरी 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। ठीक है, अगर उसका सेंटर से हम मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री बनाएगा। पुल्ली कभी भी टेढ़ा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे करके हम बना रहे हैं तो कुछ अलग एंगल बना रहा है सरफेस से, ऐसा नहीं रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो पुल्ली में रस्सा जो है वो ज़्यादा स्लिप करेगा। और माइंस में सबसे बड़ा दुश्मन अगर पता है वाइंडिंग सिस्टम में कुछ है तो आपका रस्सा है सबसे बड़ा दुश्मन सर। ठीक है, ये जो रस्सा आप देख रहे हैं रस्सा है। तो इस रस्सा को हम लोग कहते हैं वाइंडिंग रॉड। वाइंडिंग रॉड अलग डायमेंशन का होता है, इसका भी अलग अलग टाइप होता है जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कीपे कूपे वाइंडिंग में अलग होता है और आपका ड्रम वाइंडिंग में अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का रस्सा का इस्तेमाल होता है। रस्सा का भी बहुत सारा प्रकार होता है, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, राउंड, है ना, बहुत सारा प्रकार होता है, वो सब अभी डीप में नहीं जाते हैं। तो ये रस्सा डिपेंड करता है कि कैसा आपका यूज है, उसी के हिसाब से बहुत सारा रस्सा होता है। देन एक होता है गाइड रॉप। गाइड रॉप क्या करता है, गाइड रॉप उसको गाइड करता है, जैसे कि नाम से ही है गाइड रॉप। तो गाइड रॉप क्या करेगा, गाइड रॉप गाइड करेगा। ठीक है, कैसे गाइड करता है गाइड रॉप समझाते हैं। देखिए ये जो 4 को आप रस्सा देख रहे हैं, ये जो आप रस्सा देख रहे हैं, ठीक है, ये जनरली क्या होता है, मान लीजिए ये आपका केज है। ठीक है, तो केज के चारों डायरेक्शन में एक एक रस्सा रहेगा जो इसका जिसपे ये पूरी तरह से स्लाइड करेगा और आपको पूरा स्मूथ लगेगा। कभी भी अगर आप लिफ्ट पे चढ़िएगा, लिफ्ट अगर ऊपर जाता है नीचे जाता है तो आपको कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है क्योंकि उसमें आवाज नहीं होता है, झटका नहीं लगता है। ये गाइड ड्रॉप का भी बिल्कुल ऐसा ही काम होता है। चारों कॉर्नर में इस टाइप का लगाया जाता है ये, है ना, कि चारों कॉर्नर में बेसिकली ये आपका लगा रहेगा जो उसको गाइड करेगा। अगर गाइड ड्रॉप नहीं रहेगा तब क्या होगा समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि ये है पिट बॉटम। ठीक है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में ये रस्सा जो है पिट बॉटम में है। ठीक है, अगर यही वाला केज एक बार इधर जाए, एक बार इधर जाए, एक बार इधर जाए, एक बार इधर जाए, जैसे बाल्टी से पानी खींचते थे बचपन में, याद कीजिए, तो ज़्यादा प्रेशर से खींचते थे जल्दी जल्दी तो बाल्टी कभी इधर जाता था उधर जाता था। इससे क्या होगा, मान लीजिए 40 आदमी नीचे चढ़ा हुआ है तो 2 आदमी इधर फेंकाएगा, 2 आदमी इधर फेंकाएगा, 2 आदमी इधर फेंकाएगा, 2 आदमी इधर फेंकाएगा। जब तक हम सरफेस में लेके केज में पहुंचेंगे पता चलेगा मात्र 5 गो आदमी है, 35 गो आदमी नीचे गिर चुका है। तो ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा ना सर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाइड ड्रॉप लगाते हैं। गाइड ड्रॉप का बेसिकली काम क्या है, गाइड ड्रॉप का काम है स्मूथ रखना। ठीक है, जनरली गाइड ड्रॉप का काम क्या है, स्मूथ रखना, है ना? पूरा वाइंडिंग सिस्टम स्मूथ रखना, झटका नहीं पड़ना, इधर उधर जाने नहीं देना रस्सा मतलब केज को, केज ज़्यादा हिलेगा नहीं, इसके लिए हम लोग गाइड ड्रॉप लगाते हैं। ठीक है, गाइड ड्रॉप रस्सी का होता है जी, बिल्कुल रस्सी का होता है। गाइड ड्रॉप को सीधा रखने के लिए क्या करते हैं, गाइड ड्रॉप को सीधा करने के लिए नीचे में, है ना, तो अगर हम नीचे का बात करेंगे तो एकदम बेस में जहाँ पे ये लटका रहता है गाइड ड्रॉप, ठीक है, गाइड ड्रॉप जहाँ पे लटका रहेगा वहाँ चीज वेट लटका दिया जाता है। चीज वेट का मतलब होता है हल्का वजन, चारों में एक छोटा छोटा हल्का वजन लटका दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग चीज वेट। ठीक है, ओके, चलो। तो हेड गियर क्या होता है ये आपको आइडिया मिल गया। अब हेड गियर के बारे में थोड़ा सा और हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। हेड गियर को हम बताएं कि चार आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है ए टाइप, एक होता है 4 माउंटेड, एक होता है 6 माउंटेड, 4 लेग वाला 6 लेग वाला। ए टाइप, ये फोटो में जो दिख रहा है क्या ये ए टाइप है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आपको देख के लग रहा है नहीं तो ये बना रहा है, देखो ये बना रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ये नहीं होता। एक ऐसा होता है, हम समझाते हैं आपको। ए अगर आप गौर से देखिएगा तो आपका अगर किसी जगह पे ऐसे आप देखते हैं और बीच में अगर कुछ पुल्ली लगा हुआ है तो इसको आप ए टाइप कहिएगा। ठीक है, ये अगर पूरी तरह से रहेगा, लाइन अभी थोड़ा टेढ़ा जा रहा है माफ कीजिएगा, तो ये आपका ए टाइप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये ए टाइप कहलाएगा। लेकिन 4 लेग फिर क्या होता है सर,
फोर लेग आपका इस टाइप का होता है जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। इसमें हो क्या होता है, इसमें 4 गो तो पैर रहेगा ही, 4 गो तो पैर चारों साइड में रहेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ साइड से एक पुल्ली को सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। पुल्ली को सपोर्ट दिया जाएगा क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा मटेरियल आ जाता है कि बीच से पुल्ली को क्रॉस करना थोड़ा दिक्कत है। तो पुल्ली को सपोर्ट देने के लिए हम लोग ये जो साइड में लगाया है, इसको पुल्ली से सपोर्ट देने के लिए लगाया है। तो ये आपका 4 लेग है, नॉट ए लेग है, ठीक है। ये क्या है, 4 लेग वाला आपका हेड गियर है, ठीक है। चलो 6 हेड लेग वाला कैसा होता है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। 6 लेग वाला कैसा होता है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए 6 लेग वाला क्या होता है, 6 लेग वाला में ये जो आपको लेग दिखा रहे हैं ये 4 की जगह पे 6 रहता है, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखिएगा तो कुछ आपको इस टाइप का नजर आएगा, ठीक है। कुछ आपको इस टाइप का नजर आएगा। 6 लेग वाला बन नहीं रहा है बट आप समझ गए होंगे, 6 ठो पैर होता है। 6 लेग, 4 लेग और ए टाइप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो ऐसा है कि जो ए टाइप वाला होता है वो थोड़ा सा कम ऊंचा होता है। जब वाइंडिंग सिस्टम मेरा छोटा हो, जब कम वजन वाला कैपेसिटी हो, तब हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा वजन वाला कैपेसिटी हो तब हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 6 लेग वाला का इस्तेमाल करेंगे जब बहुत ज़्यादा वजन उठाना हो, ठीक है। 4 लेग वाला का इस्तेमाल करेंगे जब मॉडरेट वजन उठाना हो, और ए वाला का यूज़ करेंगे जब एकदम लो वजन उठाना हो, ठीक है। तो वेट पे डिपेंड करता है कि ऊपर का जो हेड गियर है वो किस टाइप का बनेगा। थोड़ा देर पहले हम आपसे सवाल किए थे कि आपका दिमाग में कभी ना कभी ऐसा सवाल उठा होगा कि भैया माइंस में इतना बड़ा बड़ा मशीनरी चलता है, कभी बिजली नहीं गिरता उस सब पे। गरीब आदमी झोपड़ी बनाता है, थोड़ा सा अगर उसमें लोहा का मटेरियल यूज कर देगा तो उसके ऊपर में गिर जाएगा बिजली, लेकिन इस सब के ऊपर में नहीं गिरता, ऐसा का है। तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। जब कभी भी बिजली गिरता है तो वो देखता है कि डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। डेंसिटी किस जगह पे ज़्यादा है ना। एक सेकेंड, क्या खुल गया यार, जस्ट अ सेकेंड। तो वो देखता है कि ये आयरन है उसका डेंसिटी कहाँ है। अभी माइंस में इतना भारी भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हेड गियर लगा हुआ है माइंस में तो बिजली नहीं गिरेगा। हेड गियर में क्या होगा, बिजली नहीं गिरेगा। कारण क्या है, हेड गियर में होता है तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या चीज होता है समझाते हैं आपको। इसमें कॉपर का प्लेट लगा हुआ रहता है ऊपर में, और कॉपर का प्लेट क्या करता है, जल्दी खींचता है। कॉपर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होता है या बिजली गिरता है उसको बहुत जल्दी खींचता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि भैया कॉपर का डेटोनेटर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली कड़केगा तो कॉपर का जो डेटोनेटर है उसको या तो जमीन में गाड़ दीजिए या उसको पटरा से ढक दीजिए, ऐसा कहा जाता है। उसके पीछे का कारण यही वाला कारण है, ठीक है। उसके पीछे का यही वाला कारण है ना। चलिए, तो हेड गियर अगर कभी है माइंस में तो बिजली गिरने का जो खतरा है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बिजली जो गिरता है वो आपका हेड गियर में ही गिरता है। तो एक तरह से तो ये बिजली को भी रोकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका बहुत मजबूत ढांचा होता है, बहुत मजबूती से बनाया जाता है जो कि पूरा माइंस में जिंदगी भर रहेगा, ठीक है। और कड़ा चट्टान में बनाया जाता है, कोयला में नहीं बना सकते हैं आप। ऑब्वियस सी बात है, जो शाफ्ट का आपका एंट्रेंस होता है वो आपका कड़ा चट्टान में बनाया जाता है, मजबूत चट्टान में बनाया जाता है ना। ये सब शायद प्रीवियस क्लास में हम बताए होंगे कि मजबूत चट्टान में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, हेड गियर हो गया। हेड गियर के बाद अब आते हैं हम लोग सेफ्टी हुक में। हेड गियर में एक टर्म हम छोड़ दिए थे, चलो समझा देते हैं। ये अब देखिएगा यहाँ पे है बेल बॉक्स। बेल बॉक्स का क्या नाम है, तो देखो यहाँ पे एक प्लेट जैसा रहता है, दो निकला निकला टाइप का प्लेट जैसा रहता है। जब कभी रस्सा इसमें से गुजरता है तो रस्सा तो आराम से गुजर जाता है, लेकिन जब सेफ्टी हुक गुजरता है तो सेफ्टी हुक में जो सस्पेंशन गियर का जो सेफ्टी हुक होता है वो इसमें फंस जाता है, और उसमें कॉपर का पिन होता है जिसके कारण ये टूट जाता है। तो बेल बॉक्स या डी अटैचिंग हुक यहीं पे होता है, डी अटैचिंग प्लेट यहीं पे होता है, ठीक है। डी अटैचिंग प्लेट कहाँ पे लगा रहता है, बेल बॉक्स में लगा रहता है। जब कभी भी ओवर वाइंडिंग होता है, ओवर वाइंडिंग का मतलब होता है जमीन पे रुकना चाहिए था उसको, सरफेस पे रुकना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर चला गया केज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर वाइंडिंग कहेंगे। तो एक बार हमको चैट में बताइएगा, कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हेड गियर कितने प्रकार के होते हैं।
बताइएगा फटाफट। हम चैट खोलते हैं और देखते हैं। नाम बता सकते हैं तो सुभान अल्लाह हो जाएगा। 30 लिख दिया प्रशांत जल्दी जल्दी में। ठीक है, कोई बात नहीं। नाम बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। राजेश कह रहे हैं ए टाइप 6 लेग 6 लेग। चलो बहुत अच्छे, सबको नाम याद हो गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 6 लेग ए टाइप 6 टाइप। मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर बहुत कम वजन हमको उठाना है तो हम कौन सा वाला को प्रीफर करेंगे। लगाया तो 4 लेग वाला भी जा सकता है या 6 लेग वाला भी जा सकता है, लेकिन प्रीफर हम किसको करेंगे, उससे मेरा काम चल जाएगा। कम वजन उठाना है, एकदम कम। जी बिल्कुल ए टाइप, जी बिल्कुल ए टाइप। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वजन उठाना भयंकर, तो हम किसको प्रीफर करेंगे। भयंकर वजन उठाना, बहुत ज्यादा वजन उठाना, किसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 6 लेग वाला को, 4 और 6 दोनों नहीं है ना, 6 लेग वाला को हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है, ये जो हेड गियर होता है, हेड गियर का ऊपर में एगो ऐसा कुछ लगा रहता है जिससे बिजली कड़कता है तो उसको खींच लेता है। कौन सा मेटल का लगा रहता है, जो तड़ित चालक होता है वो कौन सा मेटल का लगा रहता है, बताइएगा। सबको पता है, कॉपर कॉपर कॉपर। जी बिल्कुल कॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हेड गियर के बारे में आप समझ गए, हेड गियर का क्या काम होता है, मोटा मोटी वो समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेफ्टी हुक के ऊपर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सेफ्टी सस्पेंशन गियर है। ठीक है, ये क्या है, सस्पेंशन गियर है। सस्पेंशन गियर में हर किसी का अपना अपना काम है, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है। सबसे पहले है रस्सा। रस्सा जैसे कि हम बताएं कि यूज के हिसाब से अलग अलग टाइप का रस्सा होता है, बहुत सारे टाइप का रस्सा होता है, लेकिन हम आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे देंगे। दो प्रकार का रस्सा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एक वाला, दो वाला। एक होता है व्हाइट मेटल वाला रस्सा, WHIT व्हाइट मेटल। और दूसरा होता है कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। ये दोनों आखिर क्या चीज है, तो देखिए समझिएगा। कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का मतलब है कि जो रस्सा होता है ना सर, उस रस्सा को फैक्ट्री में, जहाँ पे वो बन रहा है मेटलर्जिकल प्लांट में, पूरा गर्म किया जाता है, भयंकर पूरा लाल कर दिया जाएगा उसको गर्म करके। और उसके बाद उसको मशीनरी से खींचा जाएगा। ठीक है, तो जब मशीनरी से खींचा जाएगा तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो मजबूत हो जाएगा वो रस्सा। फिर उसको ठंडा किया जाएगा, भयंकर ठंडा, है ना, मतलब फ्रीजर में डाल दिया जाएगा, कुछ ऐसा होता है उसका सिस्टम। तो भयंकर जब अचानक से ठंडा किया जाता है तो गर्म होने के बाद फिर ठंडा करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो मेरा मेटल होता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, एनिलिंग प्रोसेस उसको हम लोग कहते हैं, तो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का इस्तेमाल हम लोग माइंस में तब करेंगे जब 30 मीटर से ज्यादा का डेप्थ हो। यानी कोई शाफ्ट अगर 30 मीटर से ज्यादा का डेप्थ हो, तो उस कंडीशन में आपका 30 मीटर प्लस हो, तो आप कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर थोड़ा सा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू व्हाइट मेटल, जल्दी टूटता नहीं है ना। अब इसी में अलग अलग टाइप, बहुत सारा टाइप है, फ्लैट स्टैंड है, राउंड स्टैंड है, स्टैंडर्ड है ना, बहुत सारे टाइप है। तो जनरली हम लोग कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 30 मीटर से ज़्यादा रहेगा। अगर 30 मीटर से कम रहेगा तो देखो, अगर 30 मीटर से कम है तो ऐसा नियम नहीं है कि आप मैकेनिकल व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर हम पहले बताए होंगे तो आपको हम बताए थे कि अगर 30 मीटर से ज़्यादा कोई शाफ्ट का लंबाई हो जाता है तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल सिस्टम लगाना पड़ता है इसको ये करने के लिए। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम हमको लगाना पड़ता है। तो मैकेनिकल सिस्टम आप लगाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि केज ही लगेगा, हो सकता है बकेट लगेगा। ठीक है, जैसे सॉवेल का बकेट होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही बकेट होता है, वो रस्सा से बांधा हुआ रहता है और उसमें आप यूज़ करते हैं उस रस्सा को। ठीक है, तो व्हाइट मेटल क्या होता है समझाते हैं। व्हाइट मेटल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है व्हाइट मेटल, तो ये व्हाइट टाइप का दिखता है, इसमें आयरन होता है लेकिन उसका मात्रा थोड़ा सा कम होता है। और ये आयरन ये जो है थोड़ा सा हल्का होता है। अब आप और इसको हम लोग 30 मीटर से कम में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा कमजोर होता है, थोड़ा जल्दी टूट जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कम डेप्थ में कम वजन में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका दिमाग में सवाल आ रहा है कि भैया अगर 30 मीटर से ज़्यादा वाला बहुत मजबूत होता है, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर मजबूत होता है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे सब जगह, क्या जरूरत है हम व्हाइट मेटल को काहे यूज करेंगे। देखिए बताते हैं।
अगर आपका इंजन कम पावर का है तो आप व्हाइट मेटल का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि व्हाइट मेटल हल्का होता है। कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर 1 मीटर को अगर आप देखिएगा तो 10 किलो के आसपास वजन होता है जनाब। कितना होता है? 1 मीटर 10 किलो के बराबर होता है। अगर शाफ्ट का डेप्थ 300 मीटर है तो आप समझ जाइए कि कितना किलो की हम बात कर रहे हैं। 3000 किलो। ठीक है, 3000 किलो का अगर रस्सा रहेगा तो इंजन पे कितना जोर पड़ेगा, उस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। 300 मीटर का रस्सा है, 10 किलो का 1 मीटर है, तो कुल मिलाकर के 3000 किलो हो जाएगा। 3000 किलो का अगर रस्सा है तो इंजन पे कितना जोर पड़ेगा आप समझ सकते हैं, वाइंडिंग इंजन पे। इसीलिए जहां पे हमको इंजन छोटा यूज कर रहे हैं, कम डेप्थ का है, तो हम व्हाइट मेटल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 मीटर मेरा लगभग 1.5 होता है, तो 1 किलो पकड़ के चलो ना। 1 मीटर मेरा लगभग 1.5 किलो के आसपास में होता है। ठीक है, तो व्हाइट मेटल मेरा हल्का होता है, जबकि कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर मेरा भारी होता है। तो हल्का वाला का हम यूज कब करेंगे? जब हमको कम डेप्थ में इस्तेमाल करना है। और भारी वाला का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको ज्यादा डेप्थ में इस्तेमाल करना है। ज्यादा डेप्थ वाला में हमको हेवी चाहिए होगा। अगर आपको 200 किलोमीटर चलना है बाइक से, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्कूटी नहीं ले, या प्लेटिना नहीं चलाए, पल्सर गाड़ी, ड्यूक हो गया, कोई भारी गाड़ी लेके चलिएगा। काहे कि भारी रहेगा तो आप ज्यादा स्पीड चला सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। जो भारी रस्सा होता है उस पे आप ज़्यादा वजन डाल सकते हैं, ज़्यादा स्पीड चला सकते हैं। लेकिन व्हाइट मेटल जो हल्का होता है, उसको आप बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा वजन नहीं डाल सकते। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एक बार हमको क्रॉस चेक क्वेश्चन है, बताइएगा। अगर किसी शाफ्ट का डेप्थ 30 मीटर से ज़्यादा है तो कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे? कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का या व्हाइट मेटल का? बताइएगा, चैट में बताइएगा, चैट देखते हैं। ओके।
एक बार अनम्यूट करके बताइएगा, मेरा वॉइस सही से आ रहा है सबको? एक सेकंड बताइएगा। हाँ सर आ रही है। ठीक है, चलिए ठीक। जी जी आ रही है। ठीक है, इंस्पेक्टर कल से लिंक आएगा, ठीक है। ठीक है, ये है मेरा सॉफ्टवेयर एक्चुअली, ठीक है। ओके, चलिए तो एक बार, एक मिनट। ठीक है, तो हम प्रीवियस क्लास में, मतलब अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा रहे थे, कहाँ तक थे इसमें बताइएगा। क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्वेश्चन था यार, भूल गया, एक बार बता दो कोई। प्रॉपर लगा होता है, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक। चलिए, ओके, वेटिंग रूम से मैसेज आ रहा है, ठीक है। आई थिंक अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा और वॉइस भी सही आ रहा होगा। चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हेड गियर के बारे में पूछ लिए, सस्पेंशन गियर के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिसमें से सबसे पहले हम रॉप के बारे में बता रहे थे कि रस्सा आखिर होता क्या है और रस्सा को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो रस्सा में जनरली जो रस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रस्सा अलग अलग टाइप का आता है अलग अलग चीज़ के लिए। इसके बाद होता है रॉप केबल। आप एक बात मेरा समझिएगा, अगर हम रस्सा को डायरेक्ट केज से बांध दें तो क्या हो सकता है। अगर हम रस्सा को डायरेक्ट केज से बांध दें, सस्पेंशन गियर को हटा दें, तो क्या हो जाएगा। देखो, सबसे पहला चीज़, अगर हम रस्सा को डायरेक्टली बांधते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आज, है ना, ग्राफिक टैब के कारण। तो रस्सा को अगर हम डायरेक्टली बांधेंगे तो बड़ा ही खतरनाक भयावह स्थिति हो जाएगा। क्या भयावह स्थिति होगा, इसको समझाते हैं हम आपको। भयावह स्थिति ये होगा कि मान लीजिए ये आपका पूरा केज है, इसको अगर आप रस्सा से बांध दिए हैं तो ये कभी भी खुल सकता है। जी बिल्कुल, ये कभी भी खुल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ऐसा रस्सा लगाए हैं तो ये कभी भी खुल सकता है, ठीक है। चलिए, ग्रुप में लिंक तो सेंड किए हैं ना, अभी तक बहुत कम लड़का ज्वाइन किया, थोड़ा देर पहले ज्वाइन किए थे, एक मिनट देखें। वही मेरे को लगा भी था, हम गलती से किसी और ग्रुप में भेज दिए थे लिंक, ठीक है। अभी सही ग्रुप में भेजा, हमको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, यही हमको लग रहा था। इंस्पेक्टर वाला ग्रुप में लिंक आया। अरे ठीक।
यही होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी में करें ना। अभी गरीब आदमी है भैया, मेन बात है, कभी टैब चलाया नहीं, ये चलाया नहीं है ग्राफिक टैब। टैब और ग्राफिक टैब में बहुत अंतर होता है। अगर किसी के पास ग्राफिक टैब है तो मेरा बात कुछ समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इंस्पेक्टर वाला सब लड़का लोग घुसा है, कोई बात नहीं। तो अगर किसी के पास ग्राफिक टैब है तो मेरा बात को समझ रहे होंगे कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, अगर नया नया कोई इस्तेमाल किए होंगे तो, ठीक है। बाकी चलिए, काम तो बाबू बहुत है, ठीक है। एक्चुअली झूठ बोलेंगे नहीं, लेकिन तारीफ तो नहीं कर सकते। समझ के चलिए कि काम ही करते रहते हैं, ठीक है। तो दिमाग थोड़ा थोड़ा कभी पागल हो जाता है, बट कोई नहीं। तो हमें अभी बता रहे थे कि जो सस्पेंशन गियर है जनाब, ये सस्पेंशन गियर का एक एक पार्ट बड़ा ही काम का है। हम आपको बता रहे थे कि अगर डायरेक्ट रस्सा जोड़ देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट रस्सा जोड़ देंगे तो क्या समस्या हो जाएगा, तो अगर हम सिर्फ डायरेक्ट रस्सा को जोड़ देते हैं तो बड़ा ही भयावह स्थिति है, क्योंकि ये रस्सा कभी भी खुल सकता है। आप खुद सोचिए, एक केज में जिसमें आदमी सवार हो बहुत सारा, और उसको लटकाए हुए हैं हम वेट पे 200 मीटर नीचे, 300 मीटर नीचे, और ऊपर का रस्सा कभी भी अगर खुल जाए तो क्या सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। अगर ये रस्सा कभी भी खुल जाए तो क्या सिचुएशन हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट नहीं बांध सकते। अगर डायरेक्ट बांधेंगे तो तय है कि वो फिसलेगा ही फिसलेगा, क्योंकि यह आयरन का है। और लोहा का कोई रस्सा को अगर आप कहीं पे बांधते हैं तो उस कंडीशन में दिक्कत ये होता है कि वो बहुत ज्यादा फिसलता है, फिसलन आता है उसमें, ठीक है। उसमें क्या आता है, उसमें फिसलन आता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रॉक केबल का। इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रॉक केबल का। ये जो रॉक केबल आप देख रहे हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब इसको क्या काम है भैया, कैसा होता है, कैसा दिखता है, चलो समझते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। तो रॉक केबल जो है वो आपका, फोटो आप दिखा देते हैं, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड। रॉक केबल कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है आपका रॉक केबल, स्क्रीन में सबका आ रहा होगा रॉक केबल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये है रॉक केबल। कैसा होता है इसको समझते हैं। ये है रस्सा, इस रस्सा को क्या करेंगे, हम इसमें घुसाएंगे, और घुसाने के बाद बीच में एक तो गांठ बांधने वाला रहता है, उसमें बांधेंगे, और ऐसा कर करके आपका रेंच जैसा रहता है, ये सबको आप टाइट कर देंगे, ठीक है। टोटल 5 गो रहता है, एक ठो, दो ठो, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको टाइट करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं 5 टाइम लॉक्स। मतलब 5 टाइम लॉक कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, मतलब 5 बार इसमें आप लॉक कर रहे हैं। अभी रस्सा को अगर 5 बार आप लॉक कर रहे हैं तो ये हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड से गुजर रहा है जनाब। हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड से मतलब कि अब ये रस्सा खुल ही नहीं सकता है। अब इस रस्सा को कितनों आप जोर लगाइए, नीचे कितना भी वजन डालिए, रस्सा टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। कुछ इस सिचुएशन में होता है, इसीलिए हम लोग रॉक केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो रॉक केबल क्या होता है, कैसा होता है, हम आपको समझा दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रॉक केबल हो गया, सस्पेंशन गियर के बारे में बता रहे हैं, जो भी अभी जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दें। सस्पेंशन गियर के बारे में हम बता रहे हैं, एक्चुअली सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में हम बता रहे थे। मतलब जो नॉर्मल वाइंडिंग सिस्टम होता है उसमें क्या क्या हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज एलिमेंट्री आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। गलती से इंस्पेक्टर वाला ग्रुप में हम लिंक भेज दिए हैं, बट जब आ गए हैं तो कुछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है सेफ्टी हुक, ठीक है। सेफ्टी हुक क्या चीज़ होता है इसको समझते हैं। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये है सेफ्टी हुक। मेरा अगला क्वेश्चन है, बेल प्लेट कहाँ लगा रहता है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, केज में लगा रहता है, हेड गियर में लगा रहता है, जो गाइड रॉप लटकाए हैं चीज वेट उसमें लगा रहता है, या किस में लगा रहता है बताइएगा। बेल, बिल्कुल हेड गियर में लगा रहता है, ठीक है। हेड गियर के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। हेड गियर के जस्ट नीचे लगा हुआ रहता है। क्या चीज होता है, चलो हम फोटो दिखा देते हैं, है ना, घबराना नहीं है। एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये है बेल बॉक्स। बेल बॉक्स क्या होता है देखो समझाते हैं। बेल प्लेट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। कुछ ऐसा प्लेट रहता है, ऐसा ढांचा बना हुआ रहता है, दिखा कैन रहा,
इस टाइप का रहता है। इसमें से जब रस्सा गुजारेंगे ना तो गुजर जाएगा, लेकिन जब केज गुजारेंगे तो केज भैया फंस जाएगा। इसमें सेफ्टी हुक रहता है सस्पेंशन गियर में, वही सेफ्टी हुक जानते हैं, इन दोनों से टकरा के टूट जाता है। उसमें एक ठो कॉपर का पिन लगाया जाता है। सेफ्टी हुक में कॉपर का पिन लगाया जाता है जिसको रेगुलरली इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो अगर सेफ्टी हुक आपका डी अटैचिंग प्लेट से क्रॉस करेगा तो उस टाइम जो उसमें कॉपर पिन होता है वो आपका डी अटैचिंग हुक से टकराता है और टकराने के बाद टूट जाता है। कैसे होता है सेफ्टी हुक, ये देखिए जो फोटो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये फोटो आपका सेफ्टी हुक का फोटो है। ये सस्पेंशन गियर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर का पिन ऐसे कुछ निकला हुआ रहेगा, और जो अभी हम आपको डी अटैचिंग प्लेट दिखाएं, जिसको हम लोग बेल प्लेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बेल प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि ये बेल बॉक्स के पास लगा हुआ रहता है, यानी हेड गियर में लगा हुआ रहता है। जब ये सेफ्टी हुक गुजरेगा तो इसमें जो कॉपर का पिन है, सॉरी ऊपर में जो कॉपर का पिन है, ये टूट जाएगा, और टूटते साथ वो कुछ ऐसे कैंची जैसा खुल जाएगा, जैसे टेलर लोग कैंची कैसे खोलता है काटने के लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही ये खुल जाएगा, ठीक है। ये होता है सेफ्टी हुक। सेफ्टी हुक कब काम आता है, जब ओवर वाइंडिंग होता है। ओवर स्पीडिंग में सेफ्टी हुक काम आएगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओवर वाइंडिंग के टाइम में काम आएगा। कैसे काम आएगा ओवर वाइंडिंग के टाइम में सेफ्टी हुक, इसको समझते हैं। जब कभी भी आपका सरफेस में मान लीजिए रुकना था केज को, है ना, मान लीजिए यहाँ पे सरफेस, ठीक है, यहाँ पे ना रुक के केज जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओवर वाइंडिंग। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ओवर वाइंडिंग, ठीक है। तो ओवर वाइंडिंग में अब भैया ऊपर में तो आदमी लटका हुआ ना, केज में तो आदमी है, अगर इसमें आदमी बैठा हुआ है तो आदमी घबरा जाता है जनाब। सबको हाइट का आदत नहीं ना है, आदमी घबरा जाता है। आदमी अगर यहाँ से गलती से कूद गया नीचे तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। एक हाइट है, आप मान लीजिए 10 मीटर 30 मीटर, क्योंकि जो हेड गियर होता है, हेड गियर का हाइट जो होता है लगभग 30 से 40 मीटर होता है, डिपेंड करता है अलग अलग टाइप पे। अभी हम टाइप बताएं तीनों, ए टाइप, 4 लेग और 6 लेग, 3 टाइप का होता है। तो अलग अलग टाइप का अलग अलग हाइट होता है ना? तो जनरली 30 से 40 मीटर का रेंज होता है। आप खुद सोचिए, जो आपका घर है ना, एक तल्ला अगर आप घर बनाते हैं तो लगभग 3.5 मीटर नीचा होता है, मतलब 3.5 मीटर हाइट होता है। एक तल्ला जो घर रहेगा उसका लगभग 3 मीटर हाइट पकड़ के चलिए आप। अगर कोई आदमी 30 मीटर से छलांग मार दे तो क्या स्थिति होगा उसका। 30 मीटर मतलब 10th फ्लोर, जी बिल्कुल 10th फ्लोर। 10th फ्लोर के ऊपर तक चला जाता है। बेल बॉक्स जो होता है लगभग 20-25, मतलब कि नहीं भी 8 10वां फ्लोर तो 8वां 7वां माला तक तो जाएगा ही जाएगा। उतना ऊंचाई पे अगर कोई खड़ा रहे, गलती से वहां से कूद जाए तो उस आदमी का जान भी जा सकता है, पैर हाथ भी टूट सकता है। और अगर गलती से भी इसी में गिर गया, जो शाफ्ट है इसी में गिर गया, तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा सर। तो इसीलिए वाइंडिंग, जब ओवर वाइंडिंग हो जाता है, जब सरफेस से ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में इसको खोल देना जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेफ्टी हुक का इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी हुक के से पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है, यानी कि पूरा का पूरा जो केज है वो आपका टंगा जाएगा। टंगाने के बाद बीच नीचे से भी उसको सपोर्ट दिया जाता है, उसका ना एक अरेंजमेंट होता है, बताएंगे आगे डिटेल में। तो मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा, ओवर वाइंडिंग में, छोड़िए अभी क्वेश्चन, सेफ्टी हुक बता ही दिए हैं तो फिर बता देंगे आप लोग। चलो क्वेश्चन है, सेफ्टी हुक में जो पिन लगाया जाता है वो कौन सा मटेरियल का बना रहता है, फटाक से बताइएगा। ओके, सेफ्टी हुक में जो मटेरियल लगा रहता है, मतलब जो पिन लगा रहता है, सॉरी, वो किसका बना रहता है, कॉपर का। इंस्पेक्टर वाला हम गलती से भेज दिए जैसे, तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया है। चलिए, कॉपर का, कॉपर का पिन लगा हुआ रहता है, ठीक है। बिल्कुल। ओके, तो सेफ्टी हुक भी आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। सेफ्टी हुक का कारण, काम, क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी हुक इनमें से कब काम आता है, ओवर स्पीडिंग, ओवर वाइंडिंग, बोथ, नन ऑफ दिस, बताइए। सेफ्टी हुक कब काम आता है, ओवर स्पीडिंग में, ओवर वाइंडिंग में, बोथ में, नन ऑफ दिस। चलो बोथ भी बोल रहा है कोई कोई, देखते हैं। ओवर वाइंडिंग, ओवर वाइंडिंग, ओ डब्ल्यू ओ पी, अच्छा ओवर वाइंडिंग,
ठीक है, ओवर वाइंडिंग में काम आता है जी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ओवर वाइंडिंग में काम आता है आपका सेफ्टी हुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम आगे ले चलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं और रिवीजन करते हैं। वाइंडिंग सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है वो आपका होता है हेड गियर, वाइंडिंग इंजन, अरे यार लिखा नहीं रहा, वाइंडिंग इंजन, देन आपका होता है हेड गियर हो गया, वाइंडिंग इंजन हो गया, हेड गियर का जितना भी पार्ट है, वाइंडिंग इंजन का जितना भी पार्ट है, इसके बाद रस्सा हो गया, रॉप, और पूरा सस्पेंशन गियर। ठीक है, रस्सा के बाद पूरा सस्पेंशन गियर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान देना है, सस्पेंशन गियर, सेकंड लिखा नहीं रहा, सस्पेंशन गियर, और उसके बाद लास्ट में आपका हो जाता है केज। ठीक है, ये सब आपका कुछ मेन पार्ट है जो पूरा वाइंडिंग सिस्टम का ऊर्जा पार्ट है सब। इसके बाद कुछ सेफ्टी डिवाइस भी होता है हर चीज के लिए। ठीक है, चलो रैंडम क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा, फटाफट पूछते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, जब बहुत ज्यादा वजन का हमको ढोना हो तब हम लोग कौन सा टाइप का हेड गियर लगाएंगे? ए टाइप का, 6 लेग वाला, 4 लेग वाला, बताइएगा। जब बहुत ज्यादा वजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा प्रीफर किया जाएगा? लगाते हैं, कुछ और भी पैरामीटर को देखते हैं तो इसका सही वक्तव्य हो जाएगा कि प्रीफर किया जाएगा। चलो, 6 लेग वाला को प्रीफर करते हैं हम लोग जब कभी भी लगाते हैं, बहुत ज्यादा वजन ढोना रहता है। सबसे कम वजन ढोना रहेगा तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे बताइएगा? अगर हमको बहुत कम वजन ढोना है तो किसको प्रीफर किया जाएगा? 6 लेग, 4 लेग, या ए टाइप वाला? चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल ए टाइप वाला को, इतना बार ए बोलोगे अविनाश, ठीक है, ए टाइप वाला को हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, जो रस्सा होता है, ठीक है, तो ये तो बताना भी ठीक नहीं है। रस्सा को हम लोग डायरेक्टली केज में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन रस्सा को टाइट बांधने के लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, कोई एक सेफ्टी डिवाइस का यूज किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, या सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है जिसमें रस्सा को बांधा जाता है ताकि रस्सा कभी भी खुल ना जाए? रस्सा आपका आयरन का होता है, आयरन का स्पिनिंग नेचर होता है। स्पिनिंग का मतलब होता है छलकना, हिंदी में कहते हैं छलकना। तो छलक ना जाए, खुल ना जाए, इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं? रॉप केबल का इस्तेमाल करते हैं जी, बिल्कुल रॉप केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रॉप केबल के बाद सेफ्टी हुक बताए थे आपको। अब सेफ्टी हुक के बाद अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, डी लिंक के ऊपर जाते हैं, है ना। सेफ्टी हुक के बाद अब हम लोग आते हैं डी लिंक के ऊपर। डी लिंक का फोटो होगा होगा जी, बिल्कुल। देखो यार, ये जो फोटो दिख रहा है ये है आपका डी लिंक। ठीक, डी लिंक समझने से पहले कुछ चीज को समझो। एक होता है पिग आयरन, एक सेकेंड, एक होता है पिग आयरन और एक होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, पिग आयरन क्या चीज है, कास्ट आयरन क्या चीज है, समझते हैं। ठीक है, पिग आयरन का मतलब है, जैसे सुअर होता है ना सर, सुअर कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। तो उसको हम लोग कहते हैं सुअर है, ये कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है। तो पिग आयरन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसमें क्या भरा रहता है? गंदगी भरा रहता है, मतलब इम्प्योरिटीज भरा जाता है। हिंदी में तो गंदगी कहेंगे, इंग्लिश में उसको इम्प्योरिटीज कहा जाता है। और कास्ट आयरन क्या होता है? लगभग प्योर होता है। प्योर तो पूरा पूरी कुछ भी नहीं है, अगर प्योर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो लगभग इसमें कुछ प्योर रहता है। ठीक है, तो ज्यादा मजबूत जानते हैं कौन सा होगा? प्योर आयरन होगा? नहीं, प्योर आयरन नहीं होगा, प्योर आयरन कमजोर होता है, पिग आयरन मजबूत होता है। पिग आयरन में कार्बन, सिलिकॉन और फास्फोरस का मात्रा मिलाया जाता है ताकि जो आयरन है, लोहा है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। जैसे जो रेल का पटरी होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, वो आपका प्योर आयरन नहीं है, वो आपका पिग आयरन है, वो कास्ट आयरन नहीं है, वो पिग आयरन है। ठीक है, कास्ट आयरन कौन होता है? कास्ट आयरन हम लोग कुछ कुछ जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमको आयरन पतला करके बनाना पड़ता है, मतलब पतला सीट में यूज करना पड़ता है। ठीक है ना? तो कास्ट आयरन आपका थोड़ा सा कम कम मतलब कमजोर होता है और पिग आयरन मजबूत होता है। पिग आयरन में हम लोग कार्बन, सिलिकॉन और फास्फोरस नाम का कुछ मिलाते हैं जिससे उसका मजबूती को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं जिसको बोलते हैं डी लिंक, इसमें पिग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है,
पिग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक डायमेंशन होता है स्पेशल जो आपको रटना पड़ेगा। क्या होता है डायमेंशन? जो भी रस्सा का डायमेंशन होगा, सेकेंड, जो भी रस्सा का डायमेंशन होगा, मान लीजिए ऐसा है कि जो रस्सा था मेरा वो आपका 1 सेंटीमीटर मोटा था, ऐसा मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटा जनरली होता नहीं है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका जो मोटाई हो जाएगा वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 1.5 गुना, लगभग इतना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। यानी रस्सा का डायमेंशन से ये 1.5 गुना होता है। रस्सा का जो भी डायमीटर होगा उससे 1.5 गुना ज्यादा डायमीटर इसका होगा, डी लिंक का होगा। तो अलग अलग रस्सा के लिए अलग अलग टाइप का डी लिंक लगाया जाता है जी, बिल्कुल अलग अलग रस्सा के लिए अलग अलग लगाया जाता है, क्योंकि रस्सा का डायमीटर पर डिपेंड करता है। इससे कम तो नहीं होगा, 1.5 गुना से कम डाया कभी भी डी लिंक का नहीं होगा। डी लिंक किसका बनता है? पिग आयरन का बनता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब इसको अगर कोई आदमी हथौड़ा से, जो केजीएफ में बड़ा वाला हथौड़ा था ना जिससे मारा था गुंडवा को, वो वाला हथौड़ा से भी अगर इसको पीटेगा 20 गो 25 गो आदमी तब भी थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होगा, जब तक एनिलीन ना कर दिया जाए। एनिलीन ये क्या चीज होता है सर? ये एक हो गया साइंटिफिक वर्ड। अब इसको हिंदी में कहा जाए तो लोहवा को पूरा लाल लाल गर्म कर देते हैं, ठीक है, ब्यूटेन गैस का यूज करके या कोयला का यूज करके। कोयला वाला वेल्डिंग तो काफी पुराना हो गया है, ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है और इसको पूरा लाल लाल कर दिया जाएगा। और लाल होने के बाद ये क्या होता है? थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसके बाद अब अगर हम पीटेंगे तो ये जैसे हम पीटेंगे वो ही ढांचा में वो बदल जाएगा, हालांकि उसमें भी हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो ये होता है आपका डीलिंग। डीलिंग बड़ा ही मजबूत चीज है, ठीक है। चल, तो डी लिंक से हम लोग कनेक्ट करते हैं सस्पेंशन गियर में, ताकि मेरा रस्सा टूट जाए लेकिन डी लिंक नहीं टूटे, डी लिंक नहीं खुले। और यहाँ पे जो 2 होल आप देख रहे हैं, इस होल से मोटा रॉड पार किया जाता है जिसका डाया लगभग डी लिंक के बराबर होता है। उस टाइप का रॉड का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बोले तो एक तो ऐसा रॉड लगा के दोनों साइड से ऐसा नट बोल्टू लगा दिया जाता है और ये पूरी तरह से पैक हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डी लिंक। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी हुक क्या क्या हो गया था? हाँ, रस्सा हो गया, रस्सा के बारे में बता दिए, कैपल बता दिए, सेफ्टी हुक बता दिए, डी लिंक बता दिए। इसके बाद एक होता है बुल चेन। बुल चेन जिसको हम लोग कहते हैं लंबाई बढ़ाने और घटाने वाला चेन। बुल, बुल चेन, ये क्या चीज होता है सर? जैसे साइकिल आप चला रहे हैं और आपका साइकिल का चेन ढीला हो जाता है तो साइकिल दुकान में जाके बोलते हैं कि भैया एक कड़ी काट दीजिए, तो एक कड़ी काट देता है। कभी अगर साइकिल का चेन ज्यादा टाइट हो गया तो बोलते हैं भैया एक कड़ी लगा दीजिए, चेन टाइट है, तो एक कड़ी लगा देता है। जितना आप चाहेंगे उसको ढीला कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, कैसे? कड़ी जोड़ जोड़ के, कड़ी जोड़ जोड़ के। तो ये चेन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप पूरा पूरी सस्पेंशन गियर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये जो बुल चेन है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुल चेन का आप एक एक कड़ी को निकाल के इसको छोटा कर सकते हैं और कड़ी जोड़ जोड़ के इसको टाइट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुल चेन, ठीक है। देन अगेन डी लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। डी लिंक इस्तेमाल करने से क्या होगा? आपका जो मजबूती है थोड़ा ज़्यादा मजबूती मिलेगा, अच्छे तरीके से पैक होता है। फिर एक लगाते हैं त्रिकोणीय प्लेट जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेट। मेरा अगला क्वेश्चन है ट्रायंगुलर प्लेट का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा। चैट हम देखते हैं, बड़ा मजा आता है चैट देखने में। टब में भी यही लगा होता है डी लिंक। डी लिंक टब में नहीं रहता है लेकिन उसी टाइप का कुछ दूसरा चीज लगा रहता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के हैंगर, नहीं नहीं हैंगर नहीं है, संपर्क ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट कहते हैं, क्यों कहते हैं समझाते हैं आपको, एक सेकंड। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट देखिए ये इस टाइप का होता है, जैसा फोटो में दिखा है एकदम वैसा नहीं होता, वो साइड व्यू है तो उसमें आपको शायद सही समझ में नहीं आए। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही 4 गो छेदा रहेगा, चारों छेदा से आपको चेन फंसाना है और यही चेन ऐसे ऐसे करके चारों जो कॉर्नर होता है केज का, केज आपका रेक्टेंगुलर ही होगा ना सर, रेक्टेंगुलर केज का यूज करना है आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 4 ठो यूज कर सकते हैं चारों छेदा से। एक सवाल है, क्या अगर
स्फेरिकल यानी कि सिलेंड्रिकल हम केज का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ समस्या आएगा क्या? जी बिल्कुल आएगा। अगर आप सिलिंड्रिकल केज का इस्तेमाल करते हैं तो ये घूम बराबर घूम रहे, घूम बराबर घूम रहे, घूम बराबर घूम रहे हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो आदमी खड़ा है उसको ऐसा लगेगा कि हम मेला आए हैं घूमने के लिए और हमको घुमाया जा रहा है, चक्कर आ जाएगा सर। इसमें आप कहाँ लटकाइएगा गाइड रोप बताइए? अगर आप सिलिंड्रिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाइड रोप का जगह नहीं बनेगा। गाइड रोप का इसमें आप लटका नहीं सकते हैं, इसको एक पाथ नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण ये क्या होगा, ये घूमते रहेगा। ये सिलिंड्रिकल है, ऐसे ऐसे घूमेगा, पूरा घूमेगा, है ना? तो अंदर में आदमी चक्कर खा जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम सिलिंड्रिकल का यूज़ ना करके जनरली आपका रेक्टेंगुलर शेप में ही यूज़ करते हैं केज का, ठीक है? और या तो कभी-कभी स्क्वायर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है? चलो, तो ट्रायंगुलर प्लेट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो वजन है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है? यहाँ से जो वजन है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट भी कहते हैं। तो एक बार हम लोग सस्पेंशन गियर को देखते हैं। रस्सा कर लिए, रॉक केबल कर लिए, सेफ्टी हुक कर लिए, डी लिंक कर लिए, बुल चेन कर लिए, डी लिंक अगेन कर लिए, ट्रायंगुलर प्लेट कर लिए, डोली का चेन। डोली का चेन समझते हैं। डोली का चेन कुछ नहीं है, बस डोली को जोड़ने के लिए हम लोग अब रस्सा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर रस्सा का इस्तेमाल करेंगे तो ये डोली जो है मेरा थोड़ा-सा कमज़ोर नेचर का हो जाएगा, है ना? कभी अगर पूरा इसमें टूटता है तो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, जबकि चेन रहेगा तो हम एक कड़ी हटा लेंगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद ये होता है डोली का हैंगर, यानी इसके बाद आप डोली स्टार्ट होगा। तो सर ये जो चेन है, केज चेन, और ये जो डोली है, इसको जोड़ने के लिए बीच में एक ठो नट बोल्ट लगाते हैं। आप में से कोई अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, उस नट बोल्ट का क्या नाम है? नट बोल्ट का नाम भी आपको पढ़ना है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं चैट में। नहीं, अभी नहीं देखेंगे तो तुम लोग भी देख लेगा, तो तुम लोग फिर चैट टाइप करने लगेगा। चलो देखते हैं। याद नहीं आ रहा है कि वोल्ट रेक्टेंगुलर यूज़ कर सकते हैं कैसे? रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर स्क्वायर दोनों यूज़ कर सकते हैं। सर अभी भी मैं रिक्वेस्ट भेजा हुआ, एक्सेप्ट कीजिए अमन सिंह। ठीक है, कर लेंगे। याद नहीं आ रहा, किंग बोल्ट, ठीक है? किंग बोल्ट हम लोग उसको कहते हैं, है ना? चलो, किंग बोल्ट क्या चीज़ होता है, इसका हम फोटो भी अगर मेरे पास होगा तो अभी हम दिखा देते हैं, नहीं तो जब इसके बाद डेफिनेशन में पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, obvious सी बात है। ठीक है, देखो किंग बोल्ट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक तो बड़ा सा बोल्ट लगता है सर, बड़का वो नट बोल्टू रहेगा, है ना? उसको हम लोग किंग बोल्ट कहते हैं। किंग बोल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका बड़ा सा रहता है, और अगर किंग बोल्ट टूट जाएगा ना तो मेरा काम रुक जाएगा। और किंग बोल्ट क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। अगर ये टूट भी जाता है तो ऐसा नहीं कि एगो केज टूटा तो तीनों झूल जाएगा, लटक जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? वजन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसीलिए हम लोग किंग बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो सस्पेंशन गियर पूरा पार्ट हो गया। अभी हम रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट बताइएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर 30 मीटर से कम डेप्थ है किसी शाफ्ट का तो उस कंडीशन में कौन सा रस्सा का इस्तेमाल किया जाएगा? 30 मीटर से कम डेप्थ है, ठीक है? फटाफट बताना है, चैट खोल के रखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाइट मेटल का यूज़ करेंगे, थोड़ा व्हाइट टाइप का दिखता है, हल्का होता है, 1 किलो लगभग 1.5 किलो के बराबर में होता है, इसीलिए हम लोग व्हाइट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर 30 मीटर से ज़्यादा डेप्थ है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा टाइप का रस्सा का इस्तेमाल करते हैं? कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसका बेसिकली नेचर क्या है, इसको फैक्ट्री में गर्म करके पूरा लाल लाल करके मशीन से खींचा जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, तो ये रस्सा जो है बड़ा मजबूत हो जाता है। भारी रस्सा होता है, 1 मीटर रस्सा लगभग 10 किलो के बराबर में होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है, ज़्यादा हेवी इंजन है, उस जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे, हर जगह इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 30 मीटर से ज़्यादा में आप कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड देख लेते हैं पहले। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बुल चेन किसे कहा जाता है? बुल चेन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? अगर टाइप कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत भी लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे कि भावना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट हम समझ गए।
एडजस्टमेंट, हाँ बिल्कुल, एडजस्टमेंट के लिए, रिड्यूस करने के लिए, लेंथ को बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बुल चेन का। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है, जो किंग वोल्ट होता है वो रस्सा का डायमेंशन से, रस्सा का जो डायमीटर है उससे कितना गुना ज़्यादा रहता है? कम से कम उतना रखना पड़ेगा आपको कि जो आपका डी लिंक होगा, सॉरी डी लिंक होगा, डी लिंक कहना चाह रहा था, डी लिंक का जो मोटाई होगा वो रस्सा का मोटाई से, रस्सा का डायमीटर से कितना गुना होगा? 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, जो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो सस्पेंशन गियर हम आपको पूरा पढ़ाए हैं, ये सस्पेंशन गियर एक सेफ्टी अरेंजमेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग सिस्टम में सस्पेंशन गियर नहीं लगाया जाएगा? पहला है फ्रिक्शन वाइंडिंग, लिख नहीं पा रहे हैं हम, फ्रिक्शन वाइंडिंग। दूसरा है ड्रम वाइंडिंग। तीसरा है कूपे वाइंडिंग। नहीं नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है, लिख देते हैं कूपे वाइंडिंग। और चौथा है 1 एंड 3। किसमें हम लोग सस्पेंशन गियर नहीं लगाते हैं? फ्रिक्शन या फिर कूपे वाइंडिंग में। ठीक है, फ्रिक्शन वाइंडिंग का ही नाम कूपे वाइंडिंग था क्योंकि वो जो साइंटिस्ट था जो फ्रिक्शन वाइंडिंग का खोज किया था उसका टाइटल कूपे था। ठीक है, उसका टाइटल KOOP कूपे था, इसीलिए हम लोग उसको कूपे वाइंडिंग भी कहते हैं, फेडरिक कूपे जी, बिल्कुल। तो ये जो सस्पेंशन गियर है इसमें हम लोग कूपे वाइंडिंग में या फ्रिक्शन वाइंडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन वाइंडिंग क्या होता है हल्का आइडिया दे देते हैं, और ड्रम वाइंडिंग क्या होता है इसका भी हल्का आइडिया हम दे देते हैं। ठीक है, कुछ सेफ्टी भी है जो कि एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन वाइंडिंग में बेसिकली दो ठो रहता है टर्म, है ना, इसका फोटो अगर है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो ओके, समझते हैं। एक बड़ा सा के वाइंडिंग मतलब शाफ्ट है, उसमें एक केज है यहाँ पे, यही वाला जो केज है ये पुल्ली से लपेटा हुआ है, और फिर ये आपका नीचे तक आया है। ठीक है, दो गो इसमें वाइंडिंग सिस्टम यानी दो गो केज लगा हुआ है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन वाइंडिंग, इसको फ्रिक्शन वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन वाइंडिंग में क्या हम ड्रम का इस्तेमाल नहीं करते हैं? देखो बताते हैं, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि हम ड्रम का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जो रस्सा होता है, ठीक है, इसको फंसा के रखा जाता है, और जो वाइंडिंग इंजन है वहां पर भी एक बड़ा सा पुली लगा रहता है, उस पुली से लपेटा रहता है। लेकिन कभी कभी चूंकि इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ड्रम का, है ना, मतलब इंजन का कैपेसिटी अगर कम है तो हम लोग एडिशनल ड्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा डीजे देशमुख साहब का कहना है कि हम लोग एडिशनल ड्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं। इसीलिए हम लोग इसका नाम फ्रिक्शन वाइंडिंग दे दिए हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्रिक्शन पे चलता है। ठीक है, दोनों तरफ से इसमें टेंशन क्रिएट होता है। मतलब एक तरह से समझिए इसको सिंपल भाषा में, कि इसका जो दोनों छोर होगा ये दो अलग अलग शाफ्ट से कनेक्ट होगा, इसी को आप कहेंगे फ्रिक्शन वाइंडिंग। इसमें कुछ नियम भी होता है कि ऐसे नहीं कि जैसे तैसे आप इंस्टॉल कर दिए। अगर एक गो में आदमी आना जाना कर रहा है तो दूसरा में भी आदमी आना जाना करेगा। अगर एक गो में सामान आप डाले हैं तो दूसरा में भी सामान डालेंगे, या फिर दूसरा पूरी तरह से खाली रहेगा। आप ऐसा नहीं कि एक में सामान भर दिए हैं और दूसरा में आदमी भर दिए हैं और ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये दिक्कत हो जाएगा। या तो आपको दोनों में से आदमी भरना है, या अगर सामान आपको ले जाना है तो एक में आप सामान ले जा सकते हैं या दोनों में आपको सामान डालना पड़ेगा। एक में अगर सामान है तो कभी भी दूसरा में व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन वाइंडिंग यही होता है। फ्रिक्शन वाइंडिंग में जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है जब दोनों का दोनों सरफेस से ऊपर है, यानी पीट बॉटम है, जो पीट बॉटम है उससे अगर ऊपर है, थोड़ा सा भी ऊपर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, समझ सकते हैं इसको। इसको ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स उसी टाइम लगता है जब दोनों का दोनों आपका हवा में रहे। ठीक है,
और ड्रम वाइंडिंग क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ड्रम वाइंडिंग जैसे कि नाम से ही पता है, ड्रम प्लस वाइंडिंग, यानी इसमें ड्रम का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ड्रम का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक सिरा मेरा ड्रम से बांधा रहेगा और एक सिरा मेरा आपका जो केज है उससे बांधा रहेगा। यानी केज है अगर, तो केज से एक सिरा बांधा रहेगा और दूसरा सिरा ड्रम से लपेटा रहेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे ड्रम वाइंडिंग। क्या ड्रम घूमेगा? नहीं, ड्रम नहीं घूमेगा। ड्रम के एक वो शाफ्ट लगा रहता है जो शाफ्ट इंजन से कनेक्टेड रहता है। अब इंजन घूमता है सर। आप ड्रम में क्या कर सकते हैं? ब्रेक लगा सकते हैं, क्लच लगा सकते हैं, थोड़ा सा आगे स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन पावर तो भैया आपको इंजन से ही देना पड़ेगा। इंजन जो चलेगा वो आपका 3 तरीके से चल सकता है। जो भी इंजन होता है घर में, मोटर जो है ना, टूल पंप कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसी तरह से जो भी इंजन होता है, वाइंडिंग इंजन, वो 3 तरीके से चलता है। इंजन के और ड्रम के बारे में बताएंगे अगला क्लास में। इंजन आपका 3 तरीके से चल सकता है। पहला है एयर कंप्रेसर, जो कि एक नया तरीका है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है भारत में। ठीक है, एयर कंप्रेसर। जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है, तब आप एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तब आप एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी बिजली से चलने वाला मशीनरी। बिजली को भी आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ रहेगा तभी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम डेप्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वाला सबसे ज़्यादा आज का दौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हम याद रखिए आज का दौर कह रहे हैं, इसके पीछे का कुछ रीज़न है, बताते हैं। तीसरा वाला जो है वो है स्टीम इंजन। ईसीएल का ज़्यादातर माइंस में स्टीम इंजन वाला ही सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो आपका दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा करते हैं कि स्टील वाला इंजन को फेंक देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाला खरीद लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो स्टील वाला इंजन हम मंगाए हैं, उस इंजन से अगर मेरा काम चल जाता है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत ही नहीं है। हम माइंस में क्या कर रहे हैं सर? कोयला निकाल रहे हैं। स्टीम कैसे बन रहा है सर? कोयला से बन रहा है। हमको अलग से बिजली लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा। अलग से हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। मेरा खर्चा बचेगा? जी बिल्कुल बचेगा। तो काहे नहीं हम स्टीम इंजन को ही अभी इस्तेमाल करें? ऐसा डीजीएमएस की तरफ से बैन तो लगाया नहीं गया है कि आप स्टीम इंजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, तो हम स्टीम इंजन का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि मेरा बिजली बिल कम आए, खर्चा पानी थोड़ा बचे। मेरा ही माइंस का कोयला है, उसी से हम बिजली मतलब भाप बनाएंगे और उसी से काम करेंगे। लेकिन स्टीम इंजन में वो पावर नहीं रह गया है जो इलेक्ट्रिक इंजन और ये दे रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। हमको लगता है 1 मिनट बचा होगा, फिर दिक्कत होगा। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। ग्राफिक टैब में प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। आज इंट्रोडक्शन दे दिए सारा, जो जो मेन मेन पॉइंट था। अगला क्लास से रेगुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वाइंडिंग वाला अगर शुरू कर दे तो वाइंडिंग वाला ही करते हैं। चलिए, सबको आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगला क्लास में। सबको जय हिंद जी। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा, इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसीलिए हम लैपटॉप पे करवा रहे हैं। देखिए ऑब्वियस रिकॉर्ड हो रहा होगा आई थिंक। ठीक है, चलो सबको जय हिंद। अब मीटिंग को हम यही एंड करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है सॉफ्टवेयर, इसी से काम हो रहा है सर। बाकी भगवान का मर्जी। ठीक है।